हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल निश की। इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजी जो यूनिट 10 है और उसका जो सेकेंड पार्ट है वो है इकोलॉजिकल निश। साथ ही साथ नीट में इकोलॉजिकल निश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं निश की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन है द इकोलॉजिकल निश इन्वॉल्व्स बोथ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड द रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज इन इट्स हैबिटेट। मीन्स अगर मैं समझना चाहूं तो एक ऑर्गेनिज्म जो किसी स्थान किसी प्लेस पर रह रहा है और साथ ही साथ वहां रहते हुए वह जो भी रोल प्ले कर रहा है उसको मैं कहूंगा इकोलॉजिकल निश। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं एक सनफ्लावर से, सनफ्लावर जो बैकयार्ड में ग्रो हो रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ इनको एब्जॉर्ब करने के बाद वह प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर, फूड उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। साथ ही साथ वो ऑक्सीजन दे रहा है। तो बैकयार्ड उसका हैबिटेट या प्लेस हो गया और साथ ही साथ एब्जॉर्बिंग लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये उसका रोल हो गया। रोल में अगर मैं और कुछ इंक्लूड करूं तो प्रोवाइडिंग द शेल्टर एंड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, एज अ प्रोड्यूसर भी उसका रोल हुआ। सो ये एक तरह का इंटरेक्शन हुआ दो ऑर्गेनिजम्स में। एक फ्लोरा है, एक फौना है, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। ये म्यूचुअलिज्म का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें फ्लावर, जो सनफ्लावर है, वो बीज को और एंट्स को एक फूड दे रहा है, साथ ही साथ बीज उसके पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये हम सबको पता है। तो ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल को मैं अगर समझूं निश के फॉर्म में तो बैकयार्ड उसका प्लेस है और साथ ही साथ जो उसका प्रोडक्शन है, साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शन एंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इट्स रोल। और ये एग्जाम्पल है काफी अच्छा निश का। इसी तरह हम सारे के सारे इस इकोलॉजी में सारे के सारे कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबका एक रोल डिफाइंड है और वो जिस स्थान पर रह के जो रोल प्ले कर रहा है उसी को हम निश कहते हैं। तो निश का जो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो इकोलॉजिकल निश ऑफ स्पीशीज includes just habitat. Species habitat, but also interacts with each other. How they are interacting with each other, as well as how they are interacting with the physical environment. इन सारी चीजों को अगर मैं बात करूं तो ये है इकोलॉजिकल निश। सो डिफरेंस क्या हुआ? हैबिटेट और निश में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हैबिटेट केवल प्लेस को डिफाइन करता है, प्लेस और सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। निश की अगर मैं बात करूं तो निश बात करता है प्लेस, पोजीशन एज वेल एज इट्स रोल, जो अभी अभी हमने देखा। तो हैबिटेट केवल रहने का जगह है, केवल प्लेस है, और निश रहने के साथ साथ जो रोल डिफाइन है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसका नाम निश है। अब दो तरह के निश है, एक है फंडामेंटल निश और दूसरा है रियलाइज्ड निश। फंडामेंटल निश अगर मैं एक ग्राफ की तरह समझने की कोशिश करूं, एक्स एक्सिस पे मैंने रिसोर्सेज ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे मैंने यूटिलाइजेशन ले लिया है। अगर मैं ट्राई करूं एक ग्राफ प्लॉट करने की, ये ग्राफ जो बड़ा सा ग्राफ है इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं। इस ग्राफ को जो इस पॉइंट से लेके जो लगभग 1.02 के बीच में है, एक से थोड़ा सा कम है और लगभग 10 से पहले खत्म हो रहा है, इसको अगर मैं कहूं ये मेरा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैं मानता हूं ये फंडामेंटल निश है। फंडामेंटल निश मींस जहां पर ऑर्गेनिजम्स एक टॉलरेट रेंज तक अपने आप को सरवाइव कर सकता है। वह ग्राउंड, वह ओपन ग्राउंड हम सभी ऑर्गेनिजम्स का जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हम सरवाइव कर सकते हैं, उसको मैंने कहा फंडामेंटल निश। पर हम वह सारे रिसोर्सेज या वो सारा ग्राउंड यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमारा एक कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन केवल फिजिकल एनवायरनमेंट से नहीं बनता है। कंफर्ट जोन बनता है, हम अवॉइड करते हैं कंपटीशन को, हम अवॉइड करते हैं इंटरफेरेंस को,
तो कंफर्ट जोन केवल, अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर ही एक कंफर्ट जोन है जहां पे मुझे टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, दैट इज अ वन ऑफ द कंफर्ट जोन, वन क्राइटेरिया ऑफ द कंफर्ट जोन, वन बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द कंफर्ट जोन। पर मैं बात कर रहा हूं कंफर्ट जोन, अगर एक ही टेम्परेचर में दो तीन चार स्पीशीज एक तरह के रह रहे हैं तो भी वो अपने अपने रियलाइज निश को, यानी अपने अपने निश को डिवाइड कर लेते हैं, एक दूसरे से ना टकराना पड़े, कंपटीशन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से रियलाइज्ड निश, अब इसी ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि रियलाइज्ड निश क्या होगा, तो रियलाइज्ड निश होगा, मैं ब्लू पेन से यूज कर देता हूं, रियलाइज्ड निश किसी भी, सपोज एक स्पीशीज है जिसका फंडामेंटल निश तो ये है, पर रियलाइज्ड निश कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये ग्राफ टेढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है। और दूसरा स्पीशीज जिसका फंडामेंटल निश सेम है, पर उसने अपने रियलाइज्ड निश को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, अलग कर लिया है। तो ये स्पीशीज 1, और यहां पर अगर मैं बात करूं स्पीशीज 2, ये जो पार्ट है ये मेरा रियलाइज्ड निश है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रियलाइज्ड निश है जो फंडामेंटल निश के ही अंतर्गत आ रहा है। यानी फंडामेंटल निश एक बड़ा सा अम्ब्रेला है जहां पर ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, एक स्थिति तक टॉलरेट कर सकते हैं। और रियलाइज निश वह कंफर्ट जोन है, रियलाइज निश वह जोन है कि एक्चुअली जहां पर ऑर्गेनिज्म रहकर अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके लिए एरिया तो बड़ा है, पर कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए, कुछ अपने कंफर्ट के लिए, कुछ अकॉर्डिंग टू द वट एवर द नीड्स फॉर देयर प्रोजेनी, इसके लिए उसने आपको रेस्ट्रिक्ट कर लिया है विद इन अ फंडामेंटल जोन, इसको मैंने कहा, और ऑर्गेनिजम्स का ये कहलाया गया रियलाइज्ड निश। So realized niche are narrower than the fundamental niches. ये तो बात क्लियर है। Therefore, the species occupies a narrower range or habitat than it would in the absence of competition. वही मैंने कहा, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उसने अपने आप को नैरोवर कर लिया है, सीमित कर लिया है। अब रियलाइज्ड निश की अगर मैं बात करूं, यहां पर दो निश, रिसोर्स ग्रेडियंट और एबंडेंस की अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस पे मैंने एबंडेंस दिखा रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने रिसोर्स ग्रेडियंट कह रखा है। कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मींस रिसोर्सेज सेम है, रिसोर्सेज एक जैसे हैं, दो तीन या कई सारी स्पीशीज के। हमें पता है जीनस और जीनस के अंदर स्पीशीज है, इवन जीनस के भी रिसोर्सेज एक जैसे हो सकते हैं इकोलॉजी में और इस एनवायरनमेंट में, और होते हैं, हो नहीं सकते, ये होते हैं। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग है कि आप पहले ग्राफ में देखें, दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2। स्पीशीज 1 और 2 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट उनका ओवरलैप कर गया। इन्होंने काफी हद तक अपने रियलाइज्ड निश को अलग करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज की दोनों की, और वो एक दूसरे, कुछ पोर्शन इनका, कुछ पार्ट पॉपुलेशन का इनका ओवरलैप कर गया, जो यहाँ पर येलो में दिखाया गया है। ओवरलैप का मतलब क्या है? कि साधन एक है, मींस रिसोर्स एक है, रिसोर्स एक है और वो दोनों उस रिसोर्स के लिए क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन हमेशा ही निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन है। कंपटीशन कभी भी किसी के लिए इकोलॉजी में बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि दोनों की एनर्जी लॉस होती है, दोनों की एनर्जी डाइवर्ट होती है, जो उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग में, पॉपुलेशन में कहीं पर भी यूज होनी थी, वह कंपटीशन में खर्च होती है, चाहे वो विनर हो और चाहे वो लूजर हो। ये इकोलॉजी का एक कंसेप्ट है, ये निगेटिव इंटरेक्शन का एग्जांपल है। अब यहां पर कंपटीशन है, जहां तक हम देख रहे हैं ग्राफ का एक अच्छा खासा हिस्सा कंपटीशन यानी ओवरलैप कर रहा है और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सर्वाइवल के लिए, अब एनर्जी को रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए
इन दोनों ने सेकंड बी ग्राफ आप देखें, इन्होंने अपने अपने निश के ब्रेथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया, लेस निश ब्रेथ। इनका जो रियलाइज निश है, इन्होंने अपने अपने निश यानी आप कहिए कि एक बाउंड्री खींच दी है दोनों स्पीशीज ने कि यहां तक ये रिसोर्सेज मैं यूज करूंगा, ये रिसोर्सेज आप यूज करोगे। इसको कहा गया डाइवर्जेंस। और यही है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं रिसोर्स सीमित है और हर स्पीशीज को रेस में बने होने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपने अपने रिसोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और यही है रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है, ये है रिसोर्स पार्टीशनिंग इन टर्न्स। बुक्स में आपको टर्न्स एग्जांपल काफी अच्छा, टर्न्स के जो आप देख रहे हैं 5 स्पीशीज यहां पर दिए हुए हैं। इन 5 स्पीशीज में जो पहली स्पीशीज है, ये पहली और दूसरी स्पीशीज ये काफी बड़ी है। In comparison to third, fourth and fifth, the first two species are large. जब ये लार्ज है, आप एक्स एक्सिस पे देखिए, यहां पर दिया गया है फिश बॉडी लेंथ। ये जो बर्ड्स हैं, टर्न्स हैं, जो बड़ी स्पीशीज हैं, जब मैं ग्राफ में देखता हूं तो ये छोटी फिशेस को भी कंज्यूम करते हैं, पर छोटी फिशेस को जब ये कंज्यूम कर रहे हैं, इसका जो एरिया है, साइज है, बॉडी साइज है, यह काफी कम है। सेकेंड मैं देखता हूं जो मिडिल फिश साइज है एज वेल एज जो लार्ज फिशेस है, ये इनको भी कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ी फिशेस हैं, ये छोटी फिशेस को कम फीड कर रहे हैं, और जो मीडियम फिश हैं, लार्ज फिशेस हैं, इनकी रेंज फीडिंग की वहां तक गई हुई है। सेम सेकेंड स्पीशीज जो आप देख रहे हैं, इसमें भी सेम सिचुएशन है। इसकी मैं कंपेयर करूं लास्ट में ब्लू ग्रेल। जब मैं ब्लू ग्रे से कंपेयर करता हूं, जो छोटी बर्ड है, इसका जो कंजप्शन है स्मॉल फिश का वो काफी ज्यादा है, जो कि बड़ी फिश का कम है। यानी कि बड़ी फिश ने कहीं ना कहीं छोटी फिश को छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं छोटी फिश को वो नहीं खा रही है, या उससे छूट गई है, उसको प्रिफर नहीं करती है, जिसको प्रिफर करना खाना ब्लू ग्रे ने शुरू कर दिया है। तो ब्लू ग्रे साइज में छोटी है, बड़ी बर्ड से, बड़ी स्पीशीज से वो फाइट नहीं कर सकती, कंपटीशन में उसको लॉस होगा। उसने क्या किया, जो बड़ी बर्ड है वो उसको, जो फूड को वो प्रिफर नहीं कर रही है, उस फूड पर वो, आप देखें धीरे धीरे ग्राफ बड़ी फिश से छोटी फिश की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका यही मतलब है कि बड़ी जो बर्ड्स हैं वो बड़ी फिश को फीड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छोटी फिश को वो अवॉइड करते हैं, या फीड नहीं करते, या प्रिफर नहीं करते। तो जो छोटी बर्ड है, सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, उनका जो कंजप्शन रेट है, परसेंटेज ऑफ डाइट ऑन द वाई एक्सिस जो आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज ऑफ डाइट छोटी फिशेस ज्यादा है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। तो 5 species of terns in Christmas Island partition resources by feeding on different sizes of fish, reducing competition for food. साथ ही साथ dietary preference and prey size. Each species shows a distinct frequency distribution in fish body length, indicating niche specialization and coexistence through the dietary variation. अपनी डाइट के में भी वेरिएशन ला रहे हैं, अपना निश भी वो कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं, उनका निश अलग अलग है, हैबिटेट सेम है, पर उनका रोल कहीं ना कहीं अलग सा है। बड़ी फिश को फीड करना और छोटी फिश को फीड करना, दोनों के रोल में डिफरेंस है, तो उनके निश भी इस तरह से डिफाइन हो गए। तो निश को डिफाइन करने के लिए उन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग की, और डाइटरी प्रेफरेंस एंड प्रेसाइज को उन्होंने शॉर्ट आउट किया। अब सेम चीज अगर मैं ग्राफ से समझना चाहूं, ब्लू वन इज अ स्पीशीज वन एंड ऑरेंज वन इज अ स्पीशीज टू, मींस की ए एंड बी। ये ग्रीन एरिया ओवरलैपिंग दिखाता है। ओवरलैपिंग
सेम रिसोर्स या तो एक का होगा, स्पेशीज 1 या स्पेशीज 2, स्पेशीज बी और स्पेशीज ए, ये रिसोर्स के कोई एक ही अधिकार होगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने आप को डाइवर्जेंट में डालते हैं, अलग कर लेते हैं, स्पेशीज ए और स्पेशीज बी, और रिसोर्स की पार्टीशनिंग करते हैं, और यहां से शुरुआत होती है हमारी इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन टुवर्ड्स द सेपरेट निशेस। इवोल्यूशन क्या है, स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिजम्स, या आप कहें किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से नया ग्रुप इवॉल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सेपरेट निश है, जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं स्पीशीज आपस में दूर हो रहे हैं, इंडिविजुअल अलग हो रहे हैं, और एक नए तरह की स्पीशीज एक फूड के अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालकर एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति होती है। सो स्पेशलाइजेशन इनटू टू सेपरेट niches. Interspecific competition occurs where niches of A and B are overlapped, and then evolution by the natural selection happened. तो this is the graph, और ग्राफ के माध्यम से पिक्चर हमारे दिमाग में काफी अच्छा बन जाएगा कि इवोल्यूशन आखिर हो कैसे रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसी स्पीशीज निश या इकोलॉजिकल निश की, तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन बीक साइज इन द डार्विन फिंचेस फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड। ये एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, इनको कहते हैं। डार्विन फिंचेस में अगर मैं दो बात करूं, पहला है जो पहली है जियोस्पाइजा फॉलिगनोसा, ये स्पीशीज, और दूसरा है जी फोर्टिस या जियोस्पाइजा फोर्टिस। ये दोनों गैलापागोस आइलैंड के बर्ड्स हैं। ये दोनों जब अकेले होते हैं, यानी कि एलोपैट्रिक, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, अलग अलग जगह पे हैं, तब आप इनके बीक की डेप्थ देखें। बीक की डेप्थ इनकी लगभग लगभग ज्यादा है, मिड में है, 9 to 11 है, लगभग लगभग सेम है। ओके, बट जब ये एक ही आइलैंड पर आते हैं, एक ही आइलैंड पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बीक का साइज है, डेप्थ है, वो चेंज हो जाता है। द फैलिगिनोसा बीक की साइज छोटी हो जाती है, वो हो जाता है 7 to 9, जो कहीं ना कहीं 8 to 11 और 10 के आसपास थी। और जब मैं बात करता हूं फोर्टिस की, इसकी बीक की साइज इंक्रीज कर जाती है जो उसकी पहले थी, ये कहीं ना कहीं बिफोर 10 टू अप्रोक्सीमेट 16 तक जाती है। बीक की साइज क्या बताता है, इससे हम निश कैसे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, बीक हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स का, जिससे ये फीड करते हैं। तो फीडिंग हैबिट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप की चेंज की है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। जब ये सिम्पैट्रिक है, सिम्पैट्रिक है मतलब एक ही आइलैंड पे एक साथ रह रहे हैं। जब ये एलोपैट्रिक थे, इनका जो नेचुरल साइज था, वह नेचुरल साइज ऊपर दिया गया हो, पर जब वो एक ही आइलैंड पर एक साथ रह रहे हैं, तो उन्होंने फीडिंग हैबिट को चेंज किया। क्योंकि फीडिंग हैबिट चेंज हुई, तो उनके बीक का जो शेप है वो चेंज हुआ, तो साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गन हैज बीन चेंज। तो ये क्या है, ये है इवोल्यूशन, और इसको हमने कहा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी आया कहां से, जब इनका निश डिफाइन हुआ, इनकी रियलाइज निश, इन्होंने अपने आप की सारी रियलाइज निश चेंज की। सो ये एक काफी अच्छा एग्जांपल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। गॉस एक्सपेरिमेंट, गॉस एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एक्सपेरिमेंट है इन सारी चीजों को समझने का, कंपटीशन को समझने का। गॉस एक्सपेरिमेंट दो तरह के पैरामीशियम के साथ किया गया, पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। यहां पर आया नहीं है, पर आप यहां पे लिख लें, दिस इज द पैरामीशियम कॉर्डेटम।
जब इन दोनों पैरामीशियम को अलग अलग ग्रो कराया गया, किसी पेट्री प्लेट में हम पैरामीशियम को ग्रो कराते हैं एक कल्चर देके, एक मीडियम देके, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जब इन दोनों पैरामीशियम को अलग अलग ग्रो कराया गया तो इनका जो ग्रोथ था, पहला ग्राफ अगर आप देखें तो इनका जो ग्रोथ था वो इंडिविजुअली जो मैक्सिमम इनका ग्रोथ रेट है नेचुरली वह शो हो रहा है। ग्राफ आप देखें लगभग एक जैसे हैं, लगभग 19-20 हैं, कोई इंपैक्ट एक दूसरे पे नहीं है। लेकिन सेकंड ग्राफ कहता है कि जब इन दोनों पैरामीशियम को एक ही पेट्री प्लेट में ग्रो कराया गया, जब एक ही पेट्री प्लेट में ग्रो कराया गया तो जाहिर सी बात है रिसोर्स एक था, और जब रिसोर्स एक था तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में एक विनर है और एक लूजर है। सो पैरामीशियम ऑरेलिया का जब आप ग्राफ देखें तो पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर है पैरामीशियम कॉर्डेटम से। पर एक जो हिडन चीज है जिसपे आपकी शायद नजर जा रही है कि नहीं जा रही है, पैरामीशियम ऑरेलिया विनर तो है, इसका ग्राफ ऊपर तो है, ग्रोथ रेट इसकी हाई है, पॉपुलेशन इसकी ज्यादा है पेट्री प्लेट, पर जब यह इंडिविजुअल ग्रो कर रहा था उसके कंपेयर में इसकी ग्रोथ अभी भी कम है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो पैरामीशियम का जो दोनों का जो ग्रोथ है वो एक दूसरे से कंपटीशन करने से उनका ग्रोथ कम हुआ है। पर जो गॉस का आउटकम है वह कहता है कि ऑरेलिया इज अ विनर एंड कॉर्डेटम इज अ लूजर, वो एक्सटिंक्ट कर गया। अब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी करती है। अब मैं हमने तीन कंसेप्ट देख लिए। कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में पहले क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हमने कर लिया। अगर निश ओवरलैप हो रहा है तो पहला चॉइस है कि हम अपने अपने रिसोर्स को अलग कर लें कि मेरा इतना भाग है, आपका इतना भाग है। दूसरा, उस रिसोर्स को अगर हमने अलग किया है तो हमारा कुछ कैरेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ कैरेक्टर भी चेंज होगा। और अगर मैं रिसोर्स को अलग नहीं कर पा रहा हूं, पार्टीशनिंग नहीं कर पा रहा हूं, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वह स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएगी जो इस ग्राफ में आपको दिखता है। यानी कि अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं आजकल की भाषा में, देखिए ऑडम ने काफी अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा है बुक में कि टेक इकोसिस्टम, जो अर्बन एरिया है, जो सिटी है, वो एक टेक इकोसिस्टम है। जैसे इकोसिस्टम को चलाने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सोलर एनर्जी उस इकोसिस्टम को, जो नेचुरल इकोसिस्टम उसको रन कर रहा है। उसी तरह से टेक इकोसिस्टम को चलाने के लिए ऑडम ने बोला हुआ है कि जो मनी है, जो पैसा है, वह एक एनर्जी का फॉर्म है। ये काफी अच्छा आप बुक पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। पर मैं इसको कोरिलेट कर रहा था इन चीजों को। हम सारे जानते हैं और हर जगह मॉल है, हम मॉल में घूमते हैं। हमने मॉल देखा होगा जब वो बने हैं। जब मॉल बनता है, जब मॉल की ओपनिंग होती है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, किसी एक ब्रांड, जो क्लॉथिंग ब्रांड है, उस क्लॉथिंग ब्रांड के हो सकता है कि 3-4 आउटलेट्स या शोरूम्स या शॉप्स वहां पर खुले, या एक ही तरह के क्लॉथिंग स्टाइल के, अगर ब्रांड ना बात करूं, एक ही तरह के क्लॉथिंग स्टाइल के कई सारे शोरूम खुले। अब मैं पहली बार गया, फर्स्ट टाइम व्हेन वी एंटर इन द मॉल, तो हमने देखा कि जीन्स के या एक ही तरह के क्लॉथिंग स्टाइल के काफी शोरूम्स खुले हुए थे। जब हम 2 महीने 3 महीने के बाद वहां विजिट करते हैं तो क्या होता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। वह ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ जो शॉप्स थे, वह शॉप्स उस क्लॉथिंग के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, उस क्लॉथिंग के अलावा कुछ और आइटम रखने लगे हैं और वो सेल करने लगे। दूसरा, कुछ शॉप्स जो हैं
उन्होंने अपना ब्रांड या फिर क्लॉथिंग स्टाइल ही चेंज कर दिया। अब वो चीज ही नहीं सेल कर रहे हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया था, अब वो दूसरी चीज सेल करना शुरू कर दिए। तीसरी कैटेगरी है कि वो शॉप्स बंद होके किसी और मार्केट में, उस मॉल में ना होकर किसी और मार्केट में शिफ्ट होती है। और कुछ ब्रांड हैं, कुछ शॉप्स हैं जो अभी भी शुरुआत से अभी भी वैसे ही खुले हुए हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग का, को एग्जिस्टेंस का, एक्सटेंशन का, और साथ ही साथ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। सो देखिए, इतनी खूबसूरती से हम अपने आसपास हुई चीजों को अपने थ्योरी से या फिर अपने मैं कहूँ बुक से कोरिलेट कर पा रहे हैं, अपने कंसेप्ट से कोरिलेट कर पा रहे हैं। सो ये ग्राफ गॉस एक्सपेरिमेंट पढ़ने को तो बहुत बड़ा है, एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, रिसोर्सेस क्या थे, पर आउटकम गॉस का बस यही था कि जब कंपटीशन होगा तो एक स्पीशीज विन करेगी, दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट करेगी अगर वह साथ ही, क्योंकि देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट की तो हुई जरूरत ही नहीं है, या हो ही नहीं पाएगा। एक पेट्री प्लेट मैं लैब में कल्चर कर रहा हूं, तो वो कहां तक अपने आप को डिस्प्लेस करेंगे, कहां वो पार्टीशनिंग करेंगे, तो एक को तो लॉस होना ही होना है और दूसरा विनर होगा, जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है। तो दिस इज द एक्सटिंक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटिंक्शन कि व्हाई स्पीशीज एक्सटिंक्ट, इफ दे आर नॉट एबल टू compete then they will be extinct from each other. So this is the competitive exclusion example of the gauss. तो competitive exclusion में आप गॉस एक्सपेरिमेंट को काफी अच्छा बता सकते हैं। अब स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे और करते हैं। नो कैन सर्वाइव अलोन, हम कहते हैं ना कि मैं तो अकेले रह लूंगा, नो वन कैन सर्वाइव अलोन। हाँ, आप अपने ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से अलग हो जाएं, पर ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से, प्लांट से, दूसरे एनिमल से आप कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सा टेबल है, बस इसी टेबल को आप देख लें और आपका जो बायोलॉजिकल फैक्टर में जो आपने पढ़ना है, इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल और स्पीशीज एज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल में ए बायोलॉजिकल और ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है। तो जो बायोटिक फैक्टर्स है, उस बायोटिक फैक्टर्स के लिए ये टेबल काफी है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रलिज्म की, न्यूट्रलिज्म 0-0, स्पीशीज 1 इज 0, स्पीशीज 2 इज 0, मींस 0 का मतलब है कि दोनों को कोई ना बेनिफिट है, ना ही दोनों को कोई लॉस है। तो नीदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स द अदर्स। ऐसे भी इंटरेक्शंस हैं जो रह रहे हैं साथ में, पर ना उनको फायदा है ना नुकसान है, बस वो एक साथ है। दूसरा है कंपटीशन, दैट इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप। कंपटीशन जैसा कि मैंने कहा हमेशा माइनस माइनस है, डायरेक्ट इनहिबिट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो रिसोर्स की बात करें और चाहे वो डायरेक्ट रिसोर्स ना भी हो और वो कंपटीशन में हो। तो कंपटीशन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव, बोथ स्पीसीज विल बी लॉस, विल बी गेट द लॉस। अगर दोनों स्पीशीज लॉस कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो माइनस माइनस इंटरेक्शन है, और माइनस माइनस इंटरेक्शन हमें कंपटीशन में ही मिलेगा। अगर एक माइनस में है और दूसरा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यह है एमेंसेलिज्म। कुछ ऐसे स्पीशीज हैं, ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, जो एल्गीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कुछ तरह की गैसेस या केमिकल्स रिलीज करते हैं, उनका वो बाई प्रोडक्ट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। उनको तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो तो उनका एक फिजियोलॉजिकल बाई नेचुरल प्रोसेस है, पर आसपास के कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो रहा है, उनपे इंपैक्ट हो रहा है। तो दिस इज द माइनस एंड जीरो इंटरेक्शन, जिसको हम कहेंगे एमेंसेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, जिसमें कि एक को तो फायदा है पर दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है जी, ये हो गया कॉमेंसलिज्म। तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक को तो फायदा है, पैरासाइट को फायदा है, पर होस्ट को क्या है, नुकसान है। जाहिर सी बात है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी से कुछ ना कुछ ले रहा है, तो पैरासाइट को तो फायदा है पर होस्ट को क्या है, नुकसान है। यह है पैरासिटिज्म। फिर है प्रिडेशन। प्रिडेशन, एक प्रे होगा एक प्रिडेटर होगा, तो जाहिर सी बात है एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान है। फिर है प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म, दोनों में प्लस प्लस यानी दोनों को फायदा है। फिर दो चीजें क्यों हैं? देखिए, प्रोटो कॉर्पोरेशन में क्या है कि दोनों को फायदा है, दो स्पीशीज रह तो साथ में रहे हैं, पर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो साथ में ही रहें। पर म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों को फायदा है और दोनों को साथ में रहना ऑब्लिगेटरी है। जैसे हम लाइकेन पढ़ते आए हैं, तो लाइकेन क्या है, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा और वो ऑब्लिगेटरी है। पर प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल यहाँ पर जो है वह है ये तीन यूनियन। पहला है सी एनीमोन, दूसरा है हर्मिट क्रैब और तीसरा है आपका शेल ऑफ द मोलस्क। मोलस्क का शेल जब खाली हो जाता है, बट ऑब्वियस जब डेथ होती है, मोलस्क का शेल खाली है, उस खाली शेल में हर्मिट क्रैब चलता है। हर्मिट क्रैब उसके अंदर जाता है जो शेल्टर या प्रोटेक्शन पा रहा है। साथ ही साथ उस शेल पर जो सिलेंट्रेट है, नाइडेरियंस है, सी एनीमोन, वो वहां पर जाकर अटैच होता है। अब देखिए, ये तीनों का आपस में एक बॉन्डिंग है। अगर मैं एक को हटा दूं, शेल एक डेथ है, डेड पार्ट है, तो आप उसको हटा दें। अगर मैं दो का ही देख लूं, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, सी एनीमोन की वजह से हर्मिट क्रैब सेव है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अटैक करने को अवॉइड करेगा। और हर्मिट क्रैब जब मूव करेगा तो सी एनीमोन एक सेसाइल एनिमल है, तो वह सेसाइल एनिमल एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, एक एनवायरनमेंट से दूसरा एनवायरनमेंट का एक्सपोजर लेगा, तो उसको भी फायदा है। तो इन दोनों को आपस में फायदा है, प्लस प्लस है, पर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। सी एनीमोन किसी रॉक पर भी ग्रो कर सकता है और हर्मिट क्रैब बिना शेल के भी सरवाइव कर सकता है। तो ये प्रोटो कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम्पल है। अगर अब मैं बात करूं, कंपटीशन की हम बात कर रहे थे, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उस वो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए टेरिटरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने इसमें बीच में डाल दिया कि आप इसको भी जानते रहें, क्योंकि टेरिटरी वर्ड हम यूज करते हैं। तो दो तरह की टेरिटरी इकोलॉजी में है। एक फिक्स्ड टेरिटरी, जब मैं बर्ड और बर्ड के नेस्ट की बात करता हूँ तो एक फिक्स टेरिटरी है। दूसरी बर्ड, उसी स्पीशीज की दूसरी बर्ड उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। कुछ एक्सेप्शंस है, आपने भी सुना होगा, उसकी बात नहीं कर रहे। इन जनरल जो एक बर्ड है वो दूसरे बर्ड के नेस्ट को यूज नहीं करते, वो उनकी टेरिटरी है, या अगर करना चाहते हैं तो उसमें फाइट होती है। और दूसरा है मूविंग टेरिटरी, जो फिक्स्ड नहीं है, जो मूव करते रहते हैं, उसमें हो सकता है क्लैशेस हो जाए। जैसे मंकीज, सिटी में आपने देखा होगा, टाउन्स में आपने देखा होगा, विलेजेस में देखा होगा कि झुंड के झुंड आ रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं रुकते। तो लेकिन उनकी भी एक टेरिटरी, वो भी एक एरिया निर्धारित करते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। तो जो टेरिटोरियल बिहेवियर है वो दो तरह का है, फिक्स्ड और मूविंग। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला। अब देखिए, केवल रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर लेना या फिर रिसोर्स के लिए ही अपना रोल चेंज कर लेना या अपना बिहेवियर चेंज कर लेना या एनवायरनमेंट में नहीं है। एक वर्ड है मिमिक्री। अब मैं मिमिक्री की बात करूंगा कि अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी और फीडिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, जो बेस्ट वर्ड है इकोलॉजी में सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स मिमिक्री करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट काफी कॉमन है, वो है मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, टू इक्वली नॉक्शियस स्पीशीज, दो नॉक्शियस स्पीशीज इवॉल्व होते हैं, दोनों डेंजरस हैं और वो इवॉल्व हो रहे हैं। और ये नॉक्शियस स्पीशीज क्या है,
एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। सो अगर मैं यहां पर बात करूं वायसराय एंड द मोनार्की, तो कॉन्ट्रेरी टू ईच ब्रीफिंग मोनार्क एंड वायसराय बटरफ्लाईज, ये एक, अब आप फोटो में ही देख रहे हैं कि ये लगभग लगभग एक जैसे हैं, दोनों नॉक्शियस है और दोनों क्या है, इवॉल्व हुए। तो ये जब दोनों नॉक्शियस है और दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक जैसे, या इसको नेचुरल मिमिक्री कह लें या इनका एडाप्टेशन है एक दूसरे पे इवोल्यूशन के थ्रू, ये है मुलेरियन मिमिक्री। सेकेंड मिमिक्री जो आती है वो है बैट्सियन मिमिक्री। बैट्सियन मिमिक्री में क्या है कि हार्मलेस स्पीशीज, एक स्पीशीज जो हार्मलेस है, वह मिमिक करता है हार्मफुल और नॉक्शियस स्पीशीज की। यहां पर आप एग्जांपल देखें, एक कोरल स्नेक है और एक स्कारलेट किंग स्नेक है। ये नॉन पॉइजनस है, ये वेनेमस है। पर ये जो स्नेक है ये मिमिक्री करता है कोरल स्नेक की, क्योंकि ये नॉन पॉइजनस है, इसको थ्रेट ज्यादा है, तो यह पॉइजनस या नॉक्शियस दिखने की कोशिश कर रहा है, या नेचर ने इसको ऐसा बनाया है। इस तरह का मिमिक्री जब एक हार्मफुल हो और एक हार्मलेस हो और एक दूसरे पे वो मिमिक्री या एक दूसरे की कॉपी या एक दूसरे की तरह हो, तो इसको कहा गया बैट्सियन। सो मुलेरियन मिमिक्री और बैट्सियन मिमिक्री के डिफरेंस पूछे जाते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट दी जाती है, पूछा जाता है ये किस तरह का मिमिक्री है। तो मुलेरियन में दोनों स्पीशीज क्या होंगी, नॉक्शियस होंगी, और बैट्सियन में एक स्पीशीज नॉक्शियस होगी और एक स्पीशीज हार्मलेस होगी। अब हम निश की बात कर रहे हैं, रोल की बात कर रहे हैं, और उस रोल से स्पीशीज एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और स्पीशीज एवोल्यूशन से एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। सो क्वेश्चन आता है, काफी सालों में आया हुआ है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन इफेक्ट्स। इस नाम से आप नोट कर लें, बॉटम अप एंड टॉप डाउन इफेक्ट्स। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नेट में तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है और नीट में भी ये छोटे फॉर्म में, पर कंसेप्ट यही है, इस फॉर्म में ये आता है। अब देखें यहां पर एक इकोसिस्टम, अगर मैं किसी एक को बात करूं, एक इकोसिस्टम शो किया गया है जहां पर प्रोड्यूसर है यानी कि फाइटोप्लैंक्टन है, जहां पर प्राइमरी कंज्यूमर है यानी जूप्लैंक्टन है, जहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर है जो स्मॉल फिशेस है, और जहां पर टॉप कंज्यूमर है या बड़ी फिशेस या बर्ड्स या और मैमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स है। अब तीन तरह के कंसेप्ट्स किसी भी इकोसिस्टम में चल रहे हैं, स्पेशली हम एक्वेटिक बॉडी की अगर मैं बात करूं, ये हर जगह है वैसे, बॉटम अप एंड टॉप डाउन और वास्प वेस्ट इफेक्ट। अगर मैं बॉटम अप कंट्रोल की बात करूं और बॉटम अप इफेक्ट की बात करूं, बॉटम अप इफेक्ट मींस हम नीचे से ऊपर की, बॉटम अप मींस हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले कोई ना कोई इंपैक्ट जो है वो नीचे पड़ा है और उसका हम देख रहे हैं कि इंपैक्ट ऊपर तक, दूसरे लेवल, दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या हुआ। अगर किसी इकोसिस्टम में, और यहां पर सपोज करिए पॉन्ड या एक्वेटिक बॉडी में फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर कम होते हैं, ग्राफ में आप देखें ये नंबर गिर रहे हैं, टाइम के साथ फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जू प्लैंक्टन के नंबर भी कम होंगे, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी कम है, रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड है तो पॉपुलेशन साइज भी क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। ये कैरिंग कैपेसिटी लुटका वोल्टेरा में भी हम पढ़ चुके हैं। सो रिस्पॉन्स जू प्लैंक्टन का कम है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन साइज, उसकी ग्रोथ कम हुई। जब जू प्लैंक्टन कम हो गए तो जो फॉरेज फिशेस हैं, जो स्मॉल फिशेस हैं जो जू प्लैंक्टन पर डिपेंड है, उनका भी फूड कम हुआ तो उनका भी ग्राफ गिर जाता है, और जब इनका ग्राफ गिरता है
तो जो प्रीडेटर है, टॉप कंज्यूमर है, इनकी भी पॉपुलेशन, क्योंकि इनके भी रिसोर्सेज कम हो गए, फिशेस कम हो गई, फॉरेजेस फिशेस कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई। तो टॉप प्रीडेटर फाइटोप्लैंक्टन को फीड नहीं करता, पर फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन गिरने की वजह से टॉप प्रीडेटर की भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, गिर रही है। सो इस जो बॉटम अप है, ये बॉटम कहीं ना कहीं अपर ट्रॉफिक लेवल को, हो सकता है मैंने इसको टॉप डाउन बोल दिया हो, या पर ये बॉटम अप है क्योंकि ये नीचे की जो ट्रॉफिक लेवल है, नीचे का जो प्रोड्यूसर है, उस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ और वह इंपैक्ट ऊपर तक शो हो रहा है। दैट इज अ बॉटम अप कंट्रोल और बॉटम अप इफेक्ट। टॉप डाउन इफेक्ट में क्या है? टॉप डाउन इफेक्ट में अगर ऊपर की पॉपुलेशन, अगर मेरा प्रीडेटर की पॉपुलेशन या उसका नंबर गिरता है, कम होता है, किसी भी पॉन्ड में, एक्वेटिक बॉडी में अगर प्रीडेटर का नंबर और पॉपुलेशन कम होता है, तो फॉरेज फिश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कम हो गया और ये क्या होते हैं, ये बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इसका प्रीडेटर नंबर कम है, तो जो लिमिटेशंस थी, जिसके डर से जो वह रियलाइज निश और इसका जो फंडामेंटल निश है वो बढ़ गया। तो जब रियलाइज निश फंडामेंटल निश में बढ़ गया, तो इसकी पॉपुलेशन साइज भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो रिस्पॉन्स इसका इंक्रीज करता है। जब इसका रिस्पॉन्स इंक्रीज करता है, यानी कि पॉपुलेशन साइज बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है इनकी फीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी, यानी कंजप्शन बढ़ेगा। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो जू प्लैंक्टॉन्स के नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब जू प्लैंक्टॉन्स के नंबर कम हो जाते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के नंबर फिर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंजप्शन उनका कम हो गया, जू प्लैंक्टॉन्स कम हो गए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो टॉप प्रीडेटर है, टॉप ट्रॉफिक लेवल है, अगर उसकी पॉपुलेशन गिरती है और बढ़ेगी भी, तो आप उसी हिसाब से इसको कोरिलेट कर लें। अगर इसकी पॉपुलेशन यहां पर गिर रही है, तो इसका इफेक्ट, इसका इंपैक्ट लोअर, जो इसका डायरेक्ट किसी से यानी फाइटोप्लैंक्टन से लेना देना नहीं है, उस पर पड़ रहा है इस सीक्वेंस में। जो तीसरा कंसेप्ट है वह है वास्प वेस्ट कंट्रोल। वास्प वेस्ट कंट्रोल में क्या है कि ना टॉप ना बॉटम, बीच का जो कोई ट्रॉफिक लेवल है, यहां पर जैसे कि फॉरेज फिश है, इन फॉरेज फिश की पॉपुलेशन गिर गई, इनकी पॉपुलेशन गिर गई। जब इनकी पॉपुलेशन गिरती है, तो प्रीडेटर की भी पॉपुलेशन, इनके ऊपर जो डिपेंड है उनकी पॉपुलेशन गिरती है, पर ये जिसको फीड कर रहे थे उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। और जब उसकी पॉपुलेशन यानी जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन क्या होगी, गिर जाएगी। तो ये है वास्प वेस्ट कंट्रोल। जहां पर मिड में अगर कोई मिड का ट्रॉफिक लेवल है, उसमें कहीं चेंजेस हो रहे हैं, तो ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल दोनों इंपैक्ट होगा, दोनों पे इफेक्ट होगा। यहां पर हमने ट्रॉफिक लेवल दे रखा है, तो आप दो देख रहे हैं कि ऊपर का भी गिर गया, प्रीडेटर्स जो टॉप प्रीडेटर थे वो भी पॉपुलेशन कम हो गई, और साथ ही साथ फाइटोप्लैंक्टन्स की भी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको कहा गया वास्प वेस्ट कंट्रोल। तो ये तीन एग्जांपल्स के साथ, स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस आते हैं, जो इकोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज एक छोटा सा था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, कुछ चीजें काफी जल्दी में गई, आपको समझ में आई होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करें, ठीक है, और आपके मैसेज का, क्वेश्चंस का उत्तर तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।